नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं राजू शर्मा साहब और हम लोगों ने बहुत बार कोरोना पर जब ये शुरू हुआ था, उसके बारे में, उसमें जो दुनिया भर में हो रहा था, वैज्ञानिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, उसके बारे में, जो लापरवाहियाँ हो रही थी उसके बारे में और अपने भारत देश में उसका जो कुछ भी असर था, हमारे सारे ढांचे पर, अर्थव्यवस्था पर और दूसरी चीज़ों पर, उन सब पर बहुत सारी बातें की। अब वक़्त है कि बीच-बीच में उसका कंपाइलेशन किया जाता रहे कि पहले हमने क्या बातें की और अब क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो उन सब चीज़ों पर कंपाइलेशन आपके सामने पेश किया जाए। तो राजू शर्मा जी रिटायर्ड आईएएस 1982 बैच हमारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत अपना शुरू करते हैं। कैजुअल सी होगी, हम इसमें कोई बहुत फॉर्मेलिटी नहीं करने जा रहे हैं, आपको आनंद आएगा। जैसे है वैसे ही बात शुरू करते हैं। तो सर जरा बताइए क्या हो रहा है आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए? शीतल जी नमस्कार। बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है। जी। और पिछली बार भी हमने इसी सब्जेक्ट पे कोरोना के या कोविड के सब्जेक्ट पे बात की थी। उसको करीब 10 दिन हुए हैं या 12 दिन हुए हैं। चूंकि कोरोना इतनी तेजी से फैलता है कि 3 दिन 4 दिन भी उसके लिए बहुत होते हैं। स्थितियां बहुत बदल जाती हैं जी। तो वो चूंकि कनेक्टिविटी पुअर थी तो एक तरफा संभाषण टाइप का हो गया था। जी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमने जो चीजें इंगित की थी उस समय, मल्टीपल पीक्स की बात की थी और कुछ और बातें टेस्टिंग के बारे में की थी और डिफरेंट स्टेट्स में क्या फर्क है उसके बारे में की थी। तो वो बाद में जो एक्सपर्ट्स की राय वगैरह आई और जो स्थितियां निकली, मतलब रियलिटी जो निकली, उससे वो लगभग सही साबित हुई। तो आज की तारीख में ये तो नहीं कह सकते कि त्राही की स्थिति है, लेकिन गंभीर स्थिति है। और जिस तरह से पूरे मैं विश्व के परिदृश्य में कह रहा हूँ, जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो वायरस है ये अलग अलग समय अलग अलग देशों में एक पर्टिकुलर तरीके से शुरुआत बहुत धीमे से होती है, फिर एक मास बनता है उसका, फिर वो गैलप, फिर वो बढ़ने लगता है, फिर वो गैलप करने लगता है जी। और विकटता जो इसमें उत्पन्न होती है देशों में, वो वहाँ होती है जहाँ पर तैयारी पूरी नहीं है या लाइटली लिया गया। तो आज की तारीख में तो हम बिल्कुल आप समझें कि देश बदल गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम बीच में हैं, बिल्कुल रेजिंग जिसे कहते हैं कि जबरदस्त तरीके से प्रकोप जो बढ़ता हुआ चल रहा है। कल ही इसमें 1 करोड़ का आंकड़ा विश्व में पार हो गया। 1 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हैं, 5 लाख से ऊपर की डेथ्स रिकॉर्डेड हैं। और जहां पहले हमने पूरी त्राही देखी थी यूरोप के कुछ देशों में, वो अब बदलकर चल रही है। एक तो यूएस उसका केंद्र है और चलता जा रहा है वो केंद्र, और आपका पूरा साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, जिसमें मेक्सिको है, चिली है, पेरू है या ब्राजील बहुत बड़े भयानक स्तर पर है। और साउथ अफ्रीका में भी ये तेजी से फैल रहा है। और एक केंद्र साउथ एशिया बना है जिसमें तीनों देशों में, भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, हालांकि लॉकडाउन के जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल अलग रही तीनों देशों में। हमारे यहाँ सबसे दुनिया का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, पाकिस्तान में तो बहुत कम हुआ, बांग्लादेश में भी कम ही हुआ, लेकिन उतनी ही तेजी से कोरोना फैल रहा है। लेकिन श्रीलंका में, नेपाल में भी फैल रहा है, श्रीलंका में, भूटान में नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया जो देश है, जहाँ आप
अगर विजुअल हिस्ट्री आपको याद है तो पिछले 20 साल में आप देखेंगे कि चीनी लोग और जापान के लोग, थाईलैंड के लोग, ये अक्सर इनकी जब फोटो आती थी या कोई वीडियो आता था तो मास्क पहनने के बड़े आदी होते थे। अलग अलग कारणों से, पोल्यूशन को लेकर, वहां पे कोरोना के या दूसरे टाइप के जो वायरस फैले इन देशों में, वियतनाम और इन सारे देशों में जहां पर रेजीम्स जो हैं वो पॉपुलर भी हैं और सीरियस भी है और काम के प्रति वफादार और नियमित भी है, वहां पर बड़ी अच्छी तरीके से इस पे काबू चल रहा है। वही आपकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्थिति है, लेकिन फिर भी आंकड़ों के हिसाब से 1.5 लाख से 2 लाख इन्फेक्शन रोज बढ़ रहे हैं। मृत्यु 5,000 के करीब से विश्व स्तर पर रोज बढ़ रही है। इसमें अगर एक पॉजिटिव बात कहें तो वो ये है कि 3 महीने 4 महीने में जो एक्सपीरियंस हमको यूरोप ने दिया, यूरोप के देशों ने लोगों को खोते हुए दिया, वहाँ के हॉस्पिटल्स ने, वहाँ के डॉक्टर्स ने, वो ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ ये प्रकोप एकदम से होता है, मतलब जिसकी हालत गिरती है, वो कुल 10 दिन का या 1 हफ्ते से 10 दिन का एक विंडो होती है, उसी में सब कुछ हो जाता है। उसमें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो प्रोटोकॉल की कौन सी सिम्टम्स पे क्या एक्शन लेना है, कौन सी दवाई देनी है, ऑक्सीजन कब देनी है, वेंटिलेटर कब देना है, वो उन्होंने बेहतर किया यूरोप में। और उस प्रोसेस में चूंकि तब जानकारी इतनी नहीं थी, बहुत लोग वहाँ खोए, उन्होंने वहाँ मृत्यु हुई, जिसका लाभ अब दूसरे देशों को मिल रहा है। दूसरे देश ये क्लेम कर सकते हैं, कुछ देश, हमारा देश भी ये क्लेम करता है कि देखिए जी हमारे यहाँ तो हम बेहतर कर रहे हैं, हमारे यहाँ मृत्यु दर कम है, हमारे यहाँ बहुत कम लोग मर रहे हैं। उसका एक कारण तो ये भी है कि हमारे यहाँ यंगर पॉपुलेशन। दूसरा कारण ये है कि वो हमारी कोई 30 मार खाई नहीं है। वो ये है कि 3 महीने 4 महीने में दुनिया ने, मेडिकल जगत है, उसने इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को इम्प्रूव किया है सब्सटैंशियल, और उसका लाभ भारत जैसे देश जहां पर ये बाद में शुरू हुआ, इसके अपवर्ड कर्व बाद में शुरू हुए, तो उसको मिल रहा है। जहां तक हम अपने देश की बात है, अभी तो पिछली बार की बातचीत जब हमारी हुई थी, अभी भी पीक का कोई संकेत दिखा नहीं है। एक दो हमारे यहाँ तो कांस्टेंट ग्रोथ है, हमारे यहाँ तो नीचे हुआ ही नहीं, वो एक तरह से चढ़ता चला जा रहा है। तो अभी तो पीक हमारे यहाँ पता नहीं कह रहे अक्टूबर वगैरह में आएगा। हमारे यहाँ जो शीतल जी हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक तो जो 2 चीजें हैं, केसेस जिनका आप अमूमन लोग जिक्र करते हैं, केसेस, रिकवर्ड की बात होती है, डेथ की बात होती है, केसेस की बात होती है। जो केसेस है वो टोटली डिपेंडेंट होता है टेस्टिंग की रेट, कितनी आप टेस्ट कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर दिल्ली ने अपने टेस्टिंग के रेट बढ़ाए पिछले, जब दिल्ली बेकाबू सी होती दिख रही थी, फिर उसके बाद फॉर्चुनेटली प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बैठकें हुई और कुछ समन्वय मेरे ख्याल से बना, जिसमें एमसीडी और ये सारे लोग भी जरूर साथ आए होंगे, कॉन्फिडेंस भी उससे बना, और टेस्टिंग जो है, जो 5,000 हो रही थी, वो बढ़ा के अब करीब 20,000 टेस्ट हो रहा है। तो एक तरफ दिल्ली में 20,000 टेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में, हमारे बड़े राज्य में, जहाँ 28 करोड़ लोग रहते हैं, जिसकी पॉपुलेशन यूरोप के बराबर है, लगभग यूएस के बराबर है, वहां भी 20,000 की टेस्टिंग रोज है। 2 करोड़ की दिल्ली और 27 करोड़ का लखनऊ, लेकिन डेली टेस्ट 20,000 हैं। इसकी अगर आप कल वो तुलना करेंगे, समझिए आप यूएस से, तो यूएस के टेस्ट तो दिल्ली में 20,000 रोज हो रहे हैं, वहाँ हो सकता है, मुझे एकदम से याद नहीं है, लेकिन वो उसके 20 गुना होंगे। तो अब दिल्ली में कितना फर्क है टेस्टिंग में,
पिछली बार हमने तेलंगाना का जिक्र किया था कि सबसे कम टेस्टिंग देश में तेलंगाना में हो रही है। इधर प्रेशर पड़ा, कोर्ट का प्रेशर पड़ा, डॉक्टर्स का प्रेशर पड़ा, तो टेस्टिंग बढ़ाई। जैसे ही टेस्टिंग बढ़ाई तो तेलंगाना में अब 1000 केसेस रोज की एवरेज निकल रही है। जी जी जी। तो ये जो केस वाली जो बात है वो तो टेस्टिंग पे निर्भर है। तब भी हमारे देश में अब 20,000 ऑन एन एवरेज के हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, तो आप समझें कि 5 दिन में 1 लाख की एडिशन केसेस की हो रही है। डेथ्स हमारे यहाँ कम है, लेकिन वो भी अब उनकी संख्या अब कम नहीं है। टोटल संख्या वो 16,000 17,000 के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। दिल्ली का आप उदाहरण लें तो दिल्ली में करीब करीब 65 की डेली डेथ्स हो रही हैं। और इसकी अगर आप हिस्टोरिकल संदर्भ में देखेंगे जी, तो अमूमन दिल्ली में टोटल डेथ्स जो डेथ रेट से कैलकुलेट होती है, और दिल्ली की अगर एनुअल रिपोर्ट बर्थ्स और डेथ्स की अगर आप देखेंगे तो उसमें करीब दिल्ली में 350 to 360 डेथ्स रोज का एवरेज है। तो उसकी 360 की अगर 65 है तो 1/6 डेथ्स जो है इस हिसाब से कोविड से हो रही हैं। इसमें समा जाती हैं आपकी हार्ट अटैक और ये सारी चीजें भी समा जाती हैं। तो जो परिदृश्य इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो ये देखोगे कि एक चीज जो नजर आ रही है इस वायरस के बारे में, पहली चीज तो नजर आ रही है इस वायरस की सबसे बड़ी कुटिलता या चालाकी कह लीजिए, या ऐसी इसकी प्रॉपर्टी कह लीजिए कि ये हमेशा आगे रहता है, लोग इसके पीछे ही रहते हैं तैयारी में। वो एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन है कि आप व्यक्ति से मिलते हैं या समूह में जाते हैं, वहाँ सारे हंसते खेलते बोलते लोग हैं, लोगों के जो उनके भीतर जो डर है वो नीचे जाता है, और जो एक केयर वाली बात होती है, चौकन्नेपन वाली बात होती है, वो नीचे जाती है। और उन हंसते खेलते हेल्दी लोगों से एक व्यक्ति कोविड लेके आ जाता है, फिर वो दूसरे को दे देता है। तो उसकी वजह से लॉकडाउन से इस पे कंट्रोल पाना असंभव है, क्योंकि अगर 20 to 40% एसिम्प्टोमेटिक होते हैं तो आप किसको लॉकडाउन करोगे और कब तक करोगे? दैट इज नंबर 1। एक जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये मान सकते हैं कि भाई मॉर्बिडिटीज हैं, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, या उम्र ज्यादा है और कोविड भी साथ में हो गया तो डेथ हो गई, तो लोग कह सकते हैं कि भाई दूसरी बीमारियों से भी डेथ होती है। लेकिन कोविड के साथ एक चीज जो यूरोप में भी नजर आई और यहाँ पे भी शायद नजर आने लगी है कि ये इंसान की आयु को घटा रहा है, इस सेंस में कि जो व्यक्ति शायद 3-4 साल उन सारी तमाम बीमारियों के साथ भी जीवित रह जाता हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जरिए, दवाइयों के जरिए, या 7 साल जीवित रह जाता, तो वो कोविड के झटके में उसकी आयु कम हो गई। और इस पे एक बात कहूंगा यहाँ, अभी WSJ में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक अच्छी रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले। वो ये कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो मॉर्टेलिटी है वो सिर्फ बूढ़ों में नहीं है, उनमें जवानों में भी मॉर्टेलिटीज बढ़ रही हैं, और वो बैलेंस जो बूढ़ों के खिलाफ था या बीमारों के खिलाफ था वो अब जनरल लोगों के खिलाफ हो रहा है। और इधर ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें बच्चे और जवान लोगों की मृत्यु हुई। तेलंगाना से कल जो एक घटना आई है, एक आदमी ने अपना बयान रिकॉर्ड किया है, वो 35 साल का था और स्वस्थ था अदरवाइज, और उसे तो कोरोना टेस्ट भी नहीं कर पाए थे लोग। टेस्ट मतलब किया था, डायग्नोज नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं आई। तो ये नौजवानों को भी डेवलपिंग कंट्रीज में चैलेंज कर रहा है। नहीं, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे एक खबर 1-2 दिन पहले बम्बई की है, जहाँ पर ये देखने में आया कि 20 साल तक के जो लोग हैं, 19-20 ईयर्स के जो यंग लोग हैं, उनको एक इशू वो कावासाकी के नाम से कुछ कहा जाता है, रैश और हाई फीवर होता है।
और उससे कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो जाता है। तो उस तरह के सिम्टम्स बहुत यंग लोग जो कोविड से अफेक्ट हुए या जिनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ वो आ रहे हैं। और दूसरी चीज आप जो बात कह रहे हैं 40 ईयर के लोग या 50 से नीचे के लोग, तो हमारे यहाँ हम जानते हैं कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो अनडिटेक्टेड भारी संख्या में है। तो ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि काफी बहुत बड़ी संख्या में नहीं लेकिन सब्सटैंशियल संख्या में 50 साल से कम उम्र के लोग भी अफेक्ट होते हैं। और उनको यंग लोगों को ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो उनको कोई कोविड से फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज हाँ बताइए। हम लोग इसको बहस को थोड़ा इकोनॉमी की ओर ले आए कि हमारा जो सबसे इसको थोड़ा सा पूरा कर लें। पूरा इस सेंस में करते हैं कि जो हल्के से ग्रीन शूट्स, हालांकि उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पे उसका जिक्र भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपना व्यू आपके साथ ये शेयर करूंगा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली और मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में कुल मिलाकर लगभग 15 से 20% पॉपुलेशन अफेक्टेड हो गई है, ऐसा लगता है। सर्वे जो सीरो सर्वे टेस्ट होते हैं और जो पॉजिटिविटी रेट्स के आंकड़े हैं उससे लग रहा है। और दिल्ली के अगर आप आंकड़े या बम्बई के आंकड़े देखें तो मुंबई में केसेस घटते जा रहे हैं और 1,100 के आसपास वो स्थिर से हो गए। दिल्ली में भी टेस्टिंग 4 गुना की गई, लेकिन केसेस अगर आप देखेंगे तो 3,200, 3,300, कल तो 3,000 से थोड़े कम थे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हाईली अफेक्टेड हमारे जो सिटीज है वो अब एक पीक की ओर अग्रसर है। शायद हफ्ते 10 दिन में वहां पहुंच जाए और उसके बाद हम अपेक्षा कर सकते हैं अगर जो जरूरत की चीजें हैं वो बरकरार रहें तो उसके बाद वो डाउनवर्ड्स आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक खतरा हमेशा ये है कि जो दूसरे हमारे प्रदेश हैं जहां पर 500 और 600 केसेस आ रहे हैं, तो कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि वहां पे भी इसी प्रकार के प्रकोप उनके शहरों में हो। और इसमें इकोनॉमी पे आने से पहले अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि जो सबसे सस्ती चीज है जिसमें कोई खर्चा नहीं है और जिससे बहुत बड़ा प्रभाव होता है ट्रांसमिशन को कम करने में, लॉकडाउन तो आप एक तरफ छोड़ दो, उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं कि वो डिले करता है, वो कोविड को रोकता नहीं है, वो केवल डिले करता है। लेकिन मास्क पहनना, अगर केवल हर व्यक्ति मास्क पहनना शुरू कर दे जैसे कि साउथ ईस्ट के देशों में होता है, तो मैं समझता हूँ कि 25% से 30% तक का लाभ इससे हमारे सोसाइटी को, हमारे प्रदेशों को, हमारे शहरों को मिल सकता है। तो आने वाले जो समय है, और आप सही कह रहे हैं कि पीक अलग अलग जगह अलग अलग पहुंचेंगे, तो हमको ये अपनी प्लानिंग मान के करनी चाहिए कि ये साल के अंत तक हम कोविड की समस्या से जूझते ही रहेंगे किसी न किसी रूप में। तो अब इसी बात को लेके हम इकोनॉमी पे आते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर अब तक असर पड़ा है और जो आने वाले दिन है उसमें क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, उसमें सबसे पहले थोड़ी सी अच्छी बात अगर हम करें तो वो ये है कि एग्रीकल्चर जो हमारा जो अभी ग्रामीण इलाका है, गांव का इलाका है, वहां पर फैला भी नहीं है ये प्रकोप। और अगर व्यवस्थाएं ठीक से चली तो शायद उस इंटेंसिटी से नहीं फैले, तो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज प्रभावित नहीं हुई है। हमारी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो बड़ा अच्छा चला है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ इस साल होगी, अगर किसी चीज में भी ग्रोथ होगी तो एग्रीकल्चर में ही होगी, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। जहां तक बाकी अर्थव्यवस्था की बात है, इंडस्ट्री की बात है, ये साल आप समझ लें
20-21 तो अलग अलग प्रोजेक्शन हैं, लेकिन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होनी ही होनी है। वो -5% हो, -10% हो, इसके बारे में कोई भी बहुत 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 उससे नहीं कह सकता, मतलब वो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये सही है। दूसरे जो चीजें डिस्कस की जाती है कि भाई इकोनॉमी कब ठीक होगी, तो उसमें तरह तरह की चीजें, यू कर्व होगा कि वी कर्व होगा कि डब्ल्यू कर्व होगा कि जेड कर्व होगा। लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है, हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसमें नहीं लगता कि बहुत जल्दी हमारी इकोनॉमी बाउंस बैक कर पाएगी, क्योंकि काफी जो एक तो पुरानी समस्याएं तो चली आ रही थी, डिमांड की समस्याएं, और जो इस बीच में जो सप्लाई लाइन्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बिल्कुल टूटे वर्कर्स को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, उनको बनने में और उनके पुनर्निर्माण में काफी समय लगेगा। और अगर हम ये भी उसमें फैक्टर इन करें कि कोविड बार बार अलग अलग जगह अपने प्रकोप दिखाएगा, और चांसेस ये भी है कि कहीं अगर आप ध्यान न दें और हमारी व्यवस्था जो है इतनी स्ट्रांग ना हो, तो उसकी सेकंड वेव और थर्ड वेव अगर चलते हैं कि आपने अर्थव्यवस्था खोली और फिर उसको बंद कर दिया, जैसे आप देख रहे हैं गुवाहाटी में अब 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग रहा है, चेन्नई में 1 हफ्ते या 10 दिन का लॉकडाउन हुआ, अब हैदराबाद में भी होगा। तो जो लोग दुकान खोले थे, अपने व्यवसाय खोले थे, अब वो फिर उसमें चले जाएंगे। तो इस तरह से तो व्यवसाय नहीं चल पाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर इतनी अनश्योर हालातों में काम करने की स्थिति में नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो अभी इस साल तो बिल्कुल बर्बादी की स्थिति में रहेगा, और उसके बाद अगले साल भी जो कहा जाता है कि भाई इस साल -5% हुआ और अगले साल +5% हुआ, तो उसमें ये समझ लेना चाहिए कि जो अगले साल +5% होता है वो -5% तो हुआ। तो आप +5% करने के बाद भी उस स्थिति तक भी नहीं पहुंचे हैं जो आपकी 2 साल पहले थी। नहीं तो आपको +10% करना। तो इकोनॉमी हमारी जो एग्रीकल्चर से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, जो भी अगर हमको मिलनी है, रूरल सेक्टर से राहत। एग्रीकल्चर तो हमारी इकोनॉमी का 17%, 16-17% ही कवर करता है। जी, हाँ, तो मतलब इसको मैं केवल जीडीपी के सेंस में नहीं देख रहा हूँ, मैं दूसरे सेंस में कि भाई पैदावार इतनी है कि फॉल बैक ऑप्शन व्यक्ति को हंगर से लड़ने का या मेल न्यूट्रिशन से लड़ने का कुछ तो अवेलेबिलिटी है। दूसरी चीज, जून में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी घटी है, अब वो 26%, 27% तक पहुंची थी, वो 11-12% तक आई है, लेकिन 11-12% भी बहुत होती है। लॉकडाउन से पहले 8% तक हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो हमारी बहुत हाई पिछले 2 सालों में चली रही है, लेकिन उसमें भी एक कैविएट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट या लेबर पार्टिसिपेशन रेट इम्प्रूव की है, उससे इसका मतलब ये नहीं है कि बाउंस बैक हो गया है। हुआ ये भी है कि जो लोग काम पर लौटे हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हों, चाहे वो किसी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी सबकी इनकम्स में गिरावट आएगी। वो उतनी जिस लेवल पे वो कमाई करते थे आज से 1 साल पहले, वो उस लेवल पे कमाई नहीं करेंगे, तो उनकी एक्चुअली ग्रोथ नेगेटिव है इनकम टर्म्स में। तो उनके पास जो जेब में पैसा होगा वो घटेगा, वो बढ़ेगा नहीं, इवन इफ दे आर एम्प्लॉयड। ये सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि तो आपकी डिमांड जो है वो सप्रेस्ड रहने वाली है। तीसरी चीज जो देखने में आ रही है कि अब हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि माइग्रेंट्स जो चले गए थे अपने अपने राज्यों को, उनमें से कुछ लौट रहे हैं। अच्छा, वो खबरें जो है वो बहुत क्लियर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लौटे थे उनकी जगह दूसरे माइग्रेंट्स
दूसरे लोग, उसी गांव के दूसरे लोग वापस ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है जी। हाँ, तो फिर और जो लोग ये सारा त्रास झेल कर गए थे वो नहीं आ रहे, और उनकी जगह जो बाकी लोग थे जो इस समय बेरोजगारी या खराब स्थितियां झेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के भी व्यवसाय एग्रीकल्चर के अलावा तो चौपट हुए ही हैं, जो दूसरी एक्टिविटीज में लोग लगते थे एग्रीकल्चर के साथ, कंस्ट्रक्शन में या दूसरे कामों में। इसके अलावा एक तीसरी चीज ये है कि वो जो माइग्रेंट्स आ भी रहे हैं उसमें जरूर कॉन्ट्रैक्टरों का बहुत बड़ा योगदान होगा। अब वो रिलेशनशिप जिसके तहत इनको बुलाया जा रहा है वापस, उसमें प्रलोभन कितना है, उसमें झूठ कितना है, क्योंकि डेस्परेट आदमी जब कोई व्यवसायी चिंताजनक हालत में होता है, उसका व्यवसाय या उसको चाहिए ही चाहिए लेबर, तो वो कैसी भी अपने कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से उनको प्रलोभन दे देगा या उनको कहेगा। एक और चीज मैं आपको डाल दूं, इस बीच हमारा सीमा पर चीन के साथ एक बड़ा गंभीर विवाद पैदा हो गया है, जिसमें हमारे 20 सैनिकों के घटना में मारे जाने, 2 बाद में उनके भी कुछ लोगों के मारे जाने, उस बारे में बड़े स्पेकुलेशंस हैं, कोई 43, 47, 40, 0 अपने अपने हिसाब से लोग बताते हैं। तो ये जो घटना हुई है, इसका हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर असर कुछ देखते हैं आप? इसके अभी तो ये घटना कोई लड़ाई में या इस तरह की किसी चीज में तो तब्दील नहीं हुई है। जरूर ये है कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड काफी कम पैसे पे अवेलेबल है। तो ये दर्शाता है कि सरकार किसी भी तरीके से पैसे अपनी, स्पेशली केंद्रीय सरकार, पैसे रेवेन्यू बढ़ाने नहीं, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ कमाने के प्रयास में लगी हुई है। अब चीन के साथ जो स्थिति पैदा हुई है उससे जरूर जो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, जो आप पोस्चर्स ले रहे हैं अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए, या जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंस की, या आपकी जो फौज को तो पहुंचाना ही खर्चे होंगे, कॉस्ट है। फौज को अगर बॉर्डर पे ले जाना पड़ता तो इट क्रिएट सम कॉस्ट इसमें लगती है, बहुत बड़ी कॉस्ट। तो वो तो एक नई कॉस्ट है, उसको पहले इस समस्या से पहले उसको तो फैक्टर इन नहीं किया गया होगा। अब वो कॉस्ट सब्सटेंशियल होगी, काफी होगी, हजारों करोड़ों में होगी, और ये भी साफ नहीं है कि ये जो स्थिति बनी है ये कब तक जारी रहेगी, या ये आगे और विकराल रूप लेगी, या किसी तरह से इसमें कोई सॉल्यूशन ये निकलेगा कि चीजें जो है डीएस्केलेट हों। इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इकोनॉमी पे सीधा प्रभाव ये तो पड़ा ही है कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सरकार का वो एकदम से बढ़ेगा, और ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसकी परिकल्पना या जिसका प्लानिंग पहले से नहीं थी। तो उस सेंस में तो प्रभाव, उसका कोई सकारात्मक इकोनॉमिक प्रभाव तो कोई परिलक्षित अभी नहीं होगा। कोई अंतिम बात आप कहना चाहें इन दोनों संदर्भों में, इस बात को समेटने से पहले, जो आपको लगे कि ये बात होनी चाहिए? देखिए, इसमें ये है कि अब जो अलग अलग स्तरों पर कहीं कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं और कहीं कुछ नकारात्मक चीजें नजर आती हैं। जो सबसे चिंता या थोड़ी अशांति पैदा मन में करती है, या सवाल मन में पैदा करती है, वो ये करती है कि इस समय चीन की एक समस्या है, पाकिस्तान की समस्या जो लंबे समय से थी ही, पुरानी इकोनॉमी भी कोई सुदृढ़ नहीं थी, ये समस्या है। इकोनॉमी की अपनी समस्या है, कोविड की अपनी समस्या है जो 2021 के अंत तक छोड़ने वाली नहीं है। अगर पूरी
एकजुटता के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकारें नहीं जुटती हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल केंद्र सरकार का है। और पॉलिटिक्स अगर उसको चुनाव या जीत, इलेक्टोरल जीत उसको प्रभावित करने लगती है, तो ये संकेत, ये चीजें अच्छी नहीं होंगी। कुछ संकेत ऐसे दिखते हैं कि बिहार में इलेक्शन है तो उसके संकेत दिखते हैं, इससे पहले राज्यसभा के इलेक्शन हुए तो उससे कुछ संकेत दिखते हैं। तो उसमें जिस तरह के रवैये या जिस तरह के उसका इस्तेमाल अपनी इलेक्टोरल विक्ट्री को इंश्योर करने का रहता है, अगर वो व्यवधान या रुकावट बनता है कोविड से, महामारी से निपटने में या देश की अर्थव्यवस्था की में कुछ करने में, तो वो एक बहुत ही दुखद स्थिति होगी। और मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो चिंता पैदा करते हैं। आप कई कार्यक्रम शायद इन पे कर चुके हैं, लेकिन ये जरूर है कि और आप ये देख रहे हैं कि कुल मिलाकर शीतल जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो पहले 10 देशों में या 15 देशों में आप देखिए किस तरह की पॉलिटिकल व्यवस्था के वो देश हैं, वहाँ की लीडरान कैसे हैं, वहाँ की पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य कैसा है। जहाँ भी सरकारें और पॉलिटिक्स अपेक्षाकृत स्वस्थ है, उन सरकारों ने, उन सोसाइटीज ने, समाज ने कोविड में बेहतर नतीजे हासिल किए हैं। और जहाँ पे खासतौर से पॉपुलिज्म, जिसे हम लोक लुभावन, और जिसके लिए कोई सही शब्द नहीं है, लेकिन पॉपुलिस्ट जो उन देशों में खराब नतीजे देखने में आए हैं। तो ये संकेत हैं कि अल्टीमेटली इन समस्याओं से पार पाने में ट्रांसपेरेंट, हार्ड, साइंटिफिक और प्रॉपर वर्क ही कारगर साबित होगा। इधर उधर की पॉलिटिक्स करने से चीजें बिगड़ेंगी, सुधरेंगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शानदार और बढ़िया बात हुई बहुत दिनों बाद। मौसम भी देखिए, टिड्डी विड्डी तो नहीं आपकी तरफ रहा? तो टिड्डी तो अभी आ जाए कब तो पता नहीं, लेकिन ये है कि बाल बढ़ते जा रहे हैं। जी। और अब नमस्कार। ठीक रहा, बहुत अच्छा। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।